नमस्कार। अब तक हम राज्य शब्द क्या होता है इससे परिचित हो चुके हैं और ये संविधान में कहाँ उल्लेखित है इस बात की सामान्य जानकारी ले चुके हैं। राज्य का जो प्रधान होता है उसे हम कहते हैं राज्यपाल या गवर्नर, इंग्लिश में कहें तो गवर्नर। आज हम राज्यपाल के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, अब तक हम परिचित हैं कि राज्यपाल जो है वह संविधान के टोटल भाग हमने किए थे 22, उनमें से भाग 6 में अनुच्छेद 153 में उल्लेखित है। वहाँ लिखा है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। क्या लिखा है? प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, लेकिन किसी एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। इस बात का उल्लेख जो है 7वें संवैधानिक संशोधन 1956 में जोड़ा गया था। इससे पहले ये बात नहीं लिखी गई थी, लेकिन 7वें संवैधानिक संशोधन के उपरांत किसी एक व्यक्ति को 2 राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है एक ही समय में। दूसरी बात आती है राज्यपाल के संबंध में कि राज्यपाल जो है वह कार्यपालिका का प्रधान होता है। हमारा संविधान का अनुच्छेद 154 में ये बात स्पष्ट लिखी हुई है कि समस्त शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी, और इसकी सामान्य चर्चा हमने इससे पहले वीडियो में भी की है कि कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। समस्त शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में लिखा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है कर्ता कौन है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है, परंतु वह केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श के आधार पर उसकी नियुक्ति करेगा। एक परंपरा चली आ रही है जिसके तहत वहाँ के जो मुख्यमंत्री होते हैं उससे भी विचार विमर्श किया जाता है, परंतु संविधान में कहीं पर ऐसा उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल के पद की जो अवधि होती है कि वह कितने वर्ष तक एक पद पर रहेगा, उसके बारे में उल्लेख है कि वह 5 वर्ष सामान्यतया और राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार या प्रसाद पर्यंत के ये पद पर रहता है। हम बात करते हैं अनुच्छेद 157 में उसकी योग्यताओं की। देखिए, राज्यपाल होने के लिए भारत का नागरिक होना तथा 35 वर्ष की आयु पूर्ण होना अनिवार्य योग्यता में आता है। इस पद की शर्तों पर हम चर्चा करें तो कोई भी व्यक्ति सांसद या फिर विधायक हो तो वह राज्यपाल नहीं बन सकता। अगर वो विधायक पद पर है तो राज्यपाल बनने से तत्काल उसे पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट बात आती है राज्यपाल को शपथ दिलवाने का कार्य जो हाईकोर्ट का सीजे होता है, मतलब मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस होता है, वह दिलवाएगा। और सीजे न होने की उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ कोई भी न्यायाधीश होता है वह उसे शपथ दिलाने का कार्य करता है। अब राज्यपाल जो है वह नियुक्त होने के बाद में कई सारी क्या करेगा? नियुक्तियां करेगा। तो राज्यपाल द्वारा किन किन लोगों की नियुक्तियां की जाती है? देखिए, राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्री, महाधिवक्ता, विश्वविद्यालयों के कुलपति, क्योंकि विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति स्वयं राज्यपाल होता है और कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल स्वयं करेगा। मुख्य न्यायाधीशों के परामर्श पर जो जिला न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति। जब विधानसभा का सत्र प्रारंभ होता है उससे पहले एक प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, उसकी नियुक्ति। एक एंग्लो इंडियन, विधानसभा में उचित नेतृत्व न होने पर एक एंग्लो इंडियन का मनोनयन जो है वह राज्यपाल करता है। और विधान परिषद, हमारे यहाँ पर विधानमंडल जो है द्विसदनात्मक अपनाया गया है। समस्त राज्यों में नहीं, लेकिन 7 राज्यों में अपनाया गया है। उस स्थान पर विधान परिषद होने की स्थिति में 1/6 सदस्य है, उनका मनोनयन जो है राज्यपाल करता है। तो हमने यहाँ पर नियुक्तियों पर चर्चा की कि राज्यपाल किन किन लोगों को नियुक्त करता है। इसके अलावा जितने भी ह्यूमन आयोग है, RPSC आयोग है, इनके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल स्वयं करता है। अब बात आती है राज्यपाल की। देखिए, हमें याद क्या रखना है? देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेगा, वह अपना त्यागपत्र है जो राष्ट्रपति को देगा, लेकिन शपथ जो है वह हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलवाएगा। यह बात हमें याद रखनी होती है। कुछ फैक्ट आ जाते हैं, सिंपली क्वेश्चन लगता है परंतु स्टूडेंट पुट नहीं कर पाते हैं उसे। जैसे कि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, वहाँ पर आपके सामने मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ऐसे कई सारे ऑप्शन भी मिलते हैं। तो
राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्य का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? तो राज्यपाल को कहते हैं। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्य का कार्यकारी प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। और राज्यपाल की नियुक्ति का जो प्रावधान है, किसको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है ना, उसका प्रावधान हमने कनाडा के संविधान से लिया है। कहाँ के संविधान से लिया है? कनाडा के संविधान से लिया है। नेक्स्ट बात आती है कि राज्यपाल की नियुक्ति हमने कर दी, योग्यताएं बता दी, शर्तें बता दी, पदावधि बता दी। अब इसे हटाने की अगर हम बात करें, हमने लिखा है कि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। तो राष्ट्रपति के पास में क्या आधार है जिसके बेस पर वह राज्यपाल को पद से हटाएगा? तो स्टूडेंट, होता यह है कि राज्यपाल के पद को हटाने का उल्लेख संविधान में नहीं है। ठीक है, संविधान में नहीं है। परंपरा मैंने बताई थी कि राज्यपाल के पद पर संबंधित राज्य से भिन्न व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। तो दो परंपराएं हमने डिस्कस की हैं। पहली परंपरा कि जिस राज्य का राज्यपाल बनाया जा रहा है उस समय वहाँ का जो तत्कालीन मुख्यमंत्री होता है उससे परामर्श लेने की एक परंपरा है कि राज्यपाल नियुक्त करने से पहले उससे परामर्श लिया जाता है। दूसरी परंपरा है कि जो व्यक्ति संबंधित राज्य का होता है, जैसे कि कोई व्यक्ति अगर राजस्थान का है निवासी, मूल निवासी, तो उसे राजस्थान का राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा। ये दो परंपराएं चलती आ रही है, परंतु संविधान में इनका ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। भारत की जो प्रथम राज्यपाल थी, यूपी की बनी थी महिला राज्यपाल, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल की मैं बात करूं तो सरोजनी नायडू थी। कौन थी? सरोजनी नायडू। इन्होंने राज्यपाल पद ग्रहण किया, उसके कर्तव्यों का निर्वहन किया, परंतु उन्होंने एक कोटेशन दिया है कि राज्यपाल का जो पद है वह सोने के पिंजरे में बंद पक्षी के समान है। कैसा है कि एक सोने का पिंजरा है जिसमें पक्षी है, उसे बंद कर दिया गया है। राज्यपाल को हम केंद्र व राज्य के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करते हुए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, दिखने में फैक्ट आसान लगते हैं, पर जब एग्जाम में पूछे जाते हैं तब वहाँ पर हमें मुख्यमंत्री भी याद आता, सा लगता है कि हाँ मुख्यमंत्री हो सकता है ये, और मुख्य सचिव जो है मेन पद वह भी याद आता है, और एक विधानसभा अध्यक्ष, इसका भी हमें कभी कभी लगता है कि हो सकता है। लेकिन केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में, केंद्र के अभिकर्ता के रूप में, केंद्र के एजेंट के रूप में समस्त कार्य कौन देखता है? तो समस्त कार्य जो हैं वह राज्यपाल देखता है। देखिए, राज्यपाल केंद्र और राज्य के मध्य की कड़ी के रूप में कार्य करता है। यह कार्यपालिका का नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। यह हमें बात ध्यान रखनी है, क्योंकि वास्तविक हमारे यहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था है। कौन सी शासन व्यवस्था? सेंट्रल लेवल में देखते हैं तो संसदीय शासन व्यवस्था। इसमें जो कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रदान होता है, सेंटर में हम देखते हैं तो वह राष्ट्रपति होता है और राज्य में राज्यपाल। और वास्तविक प्रधान की अगर हम बात करें तो सेंटर में प्रधानमंत्री होता है, तो राज्य के अंदर मुख्यमंत्री। हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि राज्यपाल केंद्र का एजेंट होता है, एजेंट के रूप में कार्य करता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हम राज्यपाल के बारे में 2-3 बातों से परिचित हुए। आगे हम देखते हैं कि राज्यपाल की शक्तियाँ या उसके कार्य किस रूप में करता है। तो इस पर हम बात करें तो हमारे सामने 2 स्वरूप राज्यपाल के निकल करके आते हैं। देखिए, सबसे पहले राज्यपाल की शक्तियाँ व कार्य हम देखेंगे एक राज्य के संवैधानिक प्रमुख होने के रूप में। किसका प्रमुख है वो? राज्य का संवैधानिक प्रमुख के रूप में उसकी शक्तियाँ और कार्य हम देखते हैं। तो उसकी कुछ शक्तियाँ हैं वित्तीय हैं, कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ हैं, विधायी शक्तियाँ हैं, न्यायिक शक्तियाँ हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एक एक की। देखिए, हमने बात की राज्यपाल की जो शक्तियाँ हैं, जो कार्य हैं, 2 रूपों में हम देखेंगे। एक रूप में हम देखेंगे कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख होने के रूप में, कि उस राज्य का संवैधानिक प्रमुख होने के रूप में उसके कौन कौन से कार्य या उसकी पावर्स हैं। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे कि वो जो हमने बात की है कि वह सेंटर का एजेंट मात्र होता है, अर्थात केंद्र के जो अभिकर्ता के रूप में उसकी कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। पहले हम देखते हैं राज्यपाल की वित्तीय तथा कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। देखिए, कार्यपालिका हमने पहले ही डिस्कस किया है कि राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान होता है। इस प्रधान होने के नाते समस्त प्रकार की नियुक्तियां जिन पर हम थोड़ा डिस्कस करके आए हैं आगे, वह कौन करता है? राज्यपाल करता है। तात्पर्य यह है कि नियुक्ति संबंधी जो अधिकार है वह राज्यपाल का कार्यपालिका से संबंधित है, कार्यपालिका शक्ति है उसकी। अब बात आता है इन समस्त नियुक्त व्यक्तियों को शपथ दिलाने का कार्य या तो स्वयं राज्यपाल करेगा या फिर अपने द्वारा किसी नियुक्त व्यक्ति से करवाएगा। उनको कार्य विभाजन करना,
देखिए, हमने थोड़ी सी बात की कि वह नाम मात्र का प्रधान होता है, तो हमें यह बात हमेशा ध्यान रखनी होती है कि उसका कोई भी कार्य स्वयं नहीं होगा, ठीक है। उसे जो राज्य मंत्री परिषद होगी उसके कहने पर ये सभी कार्य करने होते हैं। नाम मात्र का से तात्पर्य है कि उसके हस्ताक्षर से यह कार्य होंगे। जैसे कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग का वर्णन है और उसको नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 243 आई, उसमें राज्य वित्त आयोग का उल्लेख मिलता है, उन्हें कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल करता है। हमें इन नियुक्तियों के साथ में हमें यह भी अपना एक कंसेप्ट बनाना है, अपनी समझ विकसित करनी है कि यह जो समस्त अधिकार हैं उनका स्वरूप क्या है। तो उनका स्वरूप स्टूडेंट यह है कि यह कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ हैं। कौन सी शक्तियाँ हैं? कार्यपालिका। सरकार के 3 अंग होते हैं, उन पर हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया है, आप उसे जाकर के देखिए ताकि आपको समझ में आए कि कार्यपालिका क्या होती है। नेक्स्ट बात आती है बजट प्रस्तुत करना। तो बजट प्रस्तुत करवाना कौन करवाता है? राज्यपाल करवाता है। हमारे जो संविधान में 3 तरह की निधियों का उल्लेख है, जिनमें से जो आकस्मिक निधि होती है, कौन सी निधि? आकस्मिक निधि, उस पर राज्यपाल का अधिकार होता है, ठीक है। और वित्तीय शक्तियों में देखें हम तो राज्य वित्त आयोग अभी हमने डिस्कस किया, अनुच्छेद 243 आई में वर्णित है, उसका गठन कौन करेगा? तो राज्यपाल करेगा। अब बात आती है नेक्स्ट विधायी शक्तियाँ। कौन सी शक्तियाँ? विधायी शक्तियाँ। इसे आप व्यवस्थापिका की शक्तियाँ भी कह सकते हैं। सेंटर में हम व्यवस्थापिका की बात करते हैं विधायी शक्तियों के अंतर्गत, तो व्यवस्थापिका इज इक्वल टू संसद। सेंटर में व्यवस्थापिका इज इक्वल टू संसद। उसी तरीके से राज्य में हम बात करें तो व्यवस्थापिका इज इक्वल टू विधान मंडल, जिसमें कहीं पर द्विसदनीय है तो कहीं पर एक सदनीय है। जिन स्थानों पर एक सदनीय है वहाँ पर सिर्फ विधानसभा होती है, और जहाँ पर द्विसदनीय है वहाँ पर विधानसभा विधान परिषद दोनों होते हैं। इसमें हम बात करें तो व्यवस्थापिका का प्रमुख, क्योंकि जिससे विधानमंडल में भी हम देखते हैं राज्यपाल सबसे ऊपर आता है, ठीक है। अब इसकी विधायी शक्तियों की हम बात करें, विधायी शक्तियों से तात्पर्य क्या होता है? पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया, थोड़ा यहाँ भी समझाती हूँ। कानून का निर्माण करना। क्या करना? विधि का निर्माण करना। तो विधि निर्माण संबंधी कार्य हैं वह विधायी शक्तियाँ कहलाती हैं। और विधि निर्माण का कार्य जो होता है वह मुख्य रूप से विधानसभा के द्वारा किया जाता है, क्योंकि समस्त राज्यों में 2 सदन नहीं है, विधानसभा ही मेन सदन है। तो राज्यपाल इस संबंधित में क्या कर सकता है? तो राज्यपाल जो है उस विधानसभा के सत्र को आहूत करता है। सत्रावसान व विघटन तीनों कार्य कौन करेगा? राज्यपाल के नाम पर होते हैं। अनुच्छेद 174 में ये वर्णित है, यहाँ पर हम अनुच्छेद करते हुए भी चलेंगे। दूसरा, जब ये विधानसभा का पहला जो सत्र आता है उसमें अभिभाषण का कार्य, मतलब कि विधानसभा को संबोधित करना कौन करता है? राज्यपाल करता है। एक बात आती है, अनुच्छेद 200 में लिखा है कि किसी भी विधेयक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने का अधिकार। देखिए, विधायिका है, विधि निर्माण का कार्य करेगी, अर्थात विधेयक को पारित करने का कार्य करेगी। तो उस विधेयक को, उस बिल को जो कि विधानसभा में रखा गया है, उससे जब राज्यपाल के समक्ष उपस्थित किया जाता है तब राज्यपाल यह देखता है कि वह राष्ट्रीय महत्व का है, तो वह उसे राष्ट्रपति के नाम पर संबोधित कर देगा, आरक्षित कर देगा। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल की शक्ति है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। कैसी शक्ति? अध्यादेश। क्या होता है अध्यादेश? हम जब सेंटर की पॉलिटी हम देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करता है। इस टाइम एक कंडीशन होती है कि विधानसभा का सत्र नहीं लग रहा हो और ऐसी आकस्मिकता देश में या राज्य में आई हो जिसमें कानून का निर्माण करना अति आवश्यक हो जाए, उस समय जो अध्यादेश जारी किया जाता है, जो नियम बनाया जाता है, वह राज्यपाल के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, इसलिए हम उसे कहते हैं अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 213 मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वही मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिखे हैं। तीसरी शक्ति, देखो हमने 2 शक्तियाँ बात करी। पहले हमने कहा कि राज्यपाल की जो शक्तियाँ हैं हम 2 स्वरूप में देखेंगे। एक तो कि वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, दूसरा कि वह केंद्र के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। तो हमने राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में उसकी शक्तियों को फिर डिवाइड किया, जिसमें हमने सबसे पहले उसकी कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ की, फिर हमने उसकी विधायी शक्तियाँ की। अब बात आती है न्यायिक शक्तियाँ। क्या राज्यपाल को न्याय संबंधी भी कोई शक्ति प्राप्त हो सकती है? तो जी बिल्कुल हो सकती है। कहीं ना कहीं उसका रोल है, उनको सार रूप में मैंने यहाँ लिखा है। अनुच्छेद 161
क्षमादान की शक्ति। देखिए अनुच्छेद के लिए मैं अलग से पढ़ा रही हूँ आपको, और हम किसी भी पॉलिटिकल में किसी भी एक टॉपिक को 3 तरीके से समझते हैं, 3 बार समझते हैं। रिपीटेशन ऐसे होता है, जब मैं मुख्यमंत्री करूँगी तब भी यही आएगा, जब मैं विधानसभा और विधान परिषद वहाँ पर डिस्कस करूँगी तब भी यही मैटर आएंगे। उस समय अभी मैं जब राज्यपाल के गीत गा रही हूँ, उसी तरीके से वहाँ पर हम विधानसभा या मुख्यमंत्री की बात ज़्यादा करेंगे। अब क्षमादान की शक्ति की बात करते हैं, तो ये क्षमादान की शक्ति जो है अनुच्छेद 72 आर्टिकल 72 सेंट्रल लेवल में राष्ट्रपति का अधिकार क्षेत्र में है। यहाँ हम बात करें राज्य के अंदर तो अनुच्छेद 161 में क्षमादान की शक्ति है। अब किसको प्राप्त है? राज्यपाल को प्राप्त है, परंतु सिर्फ राज्य सूची के विषय पर। 3 तरह की सूचियाँ होती है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। राज्यपाल को राज्य सूची में उल्लेखित समस्त विषयों पर क्षमादान करने का अधिकार प्राप्त है। कहाँ लिखा है? अनुच्छेद 161 में। ठीक है, बात आती है मृत्युदंड। मृत्युदंड के संबंध में एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं। मृत्युदंड के संबंध में राज्यपाल को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। आप इस कथन से सहमत हैं या असहमत हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब बात आती है कि मृत्युदंड की शक्ति यह राष्ट्रपति की शक्ति है। तात्पर्य क्या हुआ? क्या सिर्फ राष्ट्रपति ही उनको खत्म कर सकता है? तो बिल्कुल सही बात है, मृत्युदंड के संबंध में राष्ट्रपति के अधिकार ज़्यादा हैं। तो राज्यपाल का इसमें क्या रोल रहता है? तो राज्यपाल इस मृत्युदंड को निलंबित या फिर स्थगित, कुछ समय के लिए स्थगित करना या स्वरूप में परिवर्तन करना, परंतु पूर्णतः समाप्त सिर्फ राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है अनुच्छेद 233। अनुच्छेद भी साथ साथ में कीजिए। हाईकोर्ट के सीजे मतलब कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 233 में। करता कौन है? राज्यपाल। ठीक है, अब इन्हें शपथ दिलाने का कार्य या तो स्वयं करेगा या फिर इसके द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति होगा। अनुच्छेद 219 में इसका वर्णन मिलता है कि हाईकोर्ट के जो अन्य जज होते हैं उन्हें शपथ दिलाने का कार्य कौन करेगा? तो हमारा आंसर होगा राज्यपाल करेगा, अनुच्छेद 219 के तहत। अब बात आती है अनुच्छेद 217 के अनुसार राष्ट्रपति जो है अनिवार्य रूप से, फोकस कीजिएगा, अनिवार्य रूप से हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति का परामर्श राज्यपाल से करता है। देखिए, जब हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, जो जजों की नियुक्ति होती है, वो राष्ट्रपति स्वयं करेगा, परंतु वह अनिवार्य रूप से परामर्श राज्यपाल से लेगा। यह कहाँ वर्णित है? अनुच्छेद 213 में। तो ये इसके पावर को बढ़ाता है कि इसके बिना परामर्श के, राज्यपाल के बिना परामर्श के जज की नियुक्ति नहीं की जा सकती। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे स्वरूप की। दूसरे स्वरूप में हम बात करते हैं कि केंद्र के अभिकर्ता के रूप में जो राज्यपाल को शक्तियाँ हैं जो प्राप्त हैं उनकी बात करेंगे। उनका स्वरूप भी हम 2 तरह की शक्तियाँ देखेंगे। पहली संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ, दूसरी परिस्थिति ने, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ गई जिस कारण वह उन शक्तियों का प्रयोग करेगा। यह जो शक्तियाँ हैं यह उसके स्वविवेक पर आधारित होती है। जो केंद्र के अभिकर्ता के रूप में वह कार्य करने का जो पावर रखता है वह उसके विवेकाधीन शक्तियाँ कहलाती है। कौन सी शक्तियाँ कहलाती है? विवेकाधीन शक्तियाँ। संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों में हम सबसे पहले बात करेंगे अनुच्छेद 200। सामान्य जानकारी हम उसकी विधायी शक्तियों के बारे में लिख के आए हैं। देखिए, अनुच्छेद 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट है और पॉलिटी पूरी ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी जो राजस्थान में या फिर आप किसी भी राज्य में जाकर के देखिए, ज़्यादा क्वेश्चन किसके आ रहे हैं? पॉलिटी के आ रहे हैं, और वो भी अच्छे लेवल के। तो अनुच्छेद 200 क्या कहता है, यहाँ अपन डिस्कस करते हैं। यह राज्य विधान मंडल द्वारा, समझिए, राज्य विधान मंडल द्वारा प्रस्तुत विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने की जो शक्ति है वह राज्यपाल के स्वविवेक पर निर्भर करती है। कोई भी विधेयक विधानमंडल में रखा गया, अगर राज्यपाल को लगे कि यह जो विधेयक है, ये जो निम्न कारण बताऊंगी मैं, इस स्थिति में आता है, तो वह उसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देगा कि इस पर आपको अधिकार नहीं है, इस पर जो डिसीजन देना है वह राष्ट्रपति देंगे। तो देखिए, विधेयक कैसा लगे, अगर उसे यह विधेयक असंवैधानिक प्रतीत हो, अगर यह विधेयक उसे देश हित के विरुद्ध लगे, अगर इन विधेयक को पारित करने पर कहीं ना कहीं नीति निर्देशक तत्वों के विरोध की बात आ रही हो, या फिर इस विधेयक को देखने पर राष्ट्रीय महत्व का लगे, किसी एक राज्य से संबंधित न होकर के समस्त राज्यों से संबंधित अर्थात पूरे राष्ट्र से संबंधित महत्व का हो, या फिर कोई उच्च न्यायालय से संबंधित हो कि अगर ये विधेयक पारित होता है तो उच्च न्यायालय की स्थिति पर फर्क पड़ेगा। तो ऐसे कोई भी विधेयक लगे तो राज्यपाल को
अनुच्छेद 200 के तहत यह अधिकार है कि वह उस विधेयक को, यह स्व विवेक की शक्ति है कि वह उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए रख देगा। किसके लिए रख देगा? राष्ट्रपति के लिए। अब बात आती है अनुच्छेद 201 में। 201 में हम देखते हैं कि राज्यपाल ने जो विधेयक भेजा है, राष्ट्रपति उस पर या तो हस्ताक्षर कर देगा, उसे राष्ट्रीय महत्व का मान लेगा, या फिर उसे लौटा देगा। और यह जो विधेयक है, यह जो लौटा हुआ विधेयक है, ठीक है स्टूडेंट्स, यह जो लौटा हुआ विधेयक है, इस पर विधानसभा इसे पुनः पारित करती है। और फिर राज्यपाल को अगर ऐसा लगता है कि नहीं, यह विधेयक तो राष्ट्रपति के महत्व का ही था, तो इस समय राज्यपाल इसे दोबारा राष्ट्रपति के महत्व का घोषित कर देगा। ठीक है, उसके विचारार्थ रख देगा। तो 200 और 201 संविधान द्वारा प्रदत्त उसकी शक्तियां हैं। अब बात आती है परिस्थिति जन्य विवेकाधीन शक्तियां। स्व विवेक की शक्तियां जो है, इस संबंध में राष्ट्रपति से अधिक राज्यपाल को शक्तियां मिली हुई है। एक सिंपल सा प्रश्न बनता है कि कौन से क्षेत्र में राज्यपाल को राष्ट्रपति से अधिक शक्तियां प्राप्त है, तो हम कहेंगे स्व विवेक की शक्तियों में। अब परिस्थिति जन्य विवेकाधीन शक्तियां क्या होती हैं? देखिए स्टूडेंट कि कुछ परिस्थितियां डेवलप हो गई है शासन संचालित होने के बाद में। परिस्थिति पहली यह है कि राज्य जो विधानसभा बन करके आई है हमारे सामने, वहाँ पर किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत है ही नहीं। सभी ने क्या किया है, 30% कवर किया है, बहुमत तो है ही नहीं किसी के पास में। ऐसी कंडीशन पर राज्यपाल स्व विवेक का प्रयोग करेगा और अपने स्व विवेक से किसी भी दल को बहुमत साबित करने के लिए आमंत्रित करता है। ठीक है, यह विशेष परिस्थिति में ही होता है जब बहुमत नहीं है। वरना हम बात करते हैं मुख्यमंत्री का जो पद है, वह हम बात करते हैं कि स्पष्ट जो बहुमत दल का नेता होता है उसी को नियुक्त किया जाता है। अगर स्पष्ट बहुमत नहीं है, तब हम एक परिस्थिति है तो विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा कि अगर राज्यपाल को लगे कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है या उसकी आशंका है, इस समय भी ये राज्यपाल का डिसीजन होगा कि वह राष्ट्रपति को लिखित में भेजे कि संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है और आप राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था करें। ये उसकी एक परिस्थिति है, उस समय वह स्व विवेक से काम लेगा। तीसरा, अगर मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा भंग करने की सिफारिश आती है, देखिए यह उसका स्व विवेक है कि वह उस पर मुख्यमंत्री की हाँ में हाँ न मिलाए, उस बात की गहराई तक जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुख्यमंत्री जो है उसके स्वयं के पास में बहुमत नहीं है, ठीक है, उसके स्वयं के पास में बहुमत नहीं है इसलिए वह ऐसी राय दे रहा हो, तो इस संबंध में भी उसकी स्व विवेक की शक्ति होती है। अगला आता है गठबंधन की सरकार। हमने ऊपर बात की कि अगर किसी भी एक दल का स्पष्ट बहुमत नहीं होता तो गठबंधन की सरकार बनेगी। तो गठबंधन की जो सरकार है, इनमें ही आपस में कुछ वैचारिक मतभेद हो जाए, ऐसी स्थिति में शासन सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, तो संज्ञान कौन लेगा? राज्यपाल लेगा। और अंतिम हम बात करते हैं जो राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है कि मुख्यमंत्री से शासन संचालन के संबंध में कोई भी सूचना प्राप्त करने का अधिकार होता है। कोई भी सूचना प्राप्त करने का अधिकार होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इन शक्तियों को याद करने की कोशिश कीजिए। हम राजस्थान में जो राज्यपाल का पद है उस पर अलग से चर्चा करेंगे कि कौन महिला राज्यपाल थी। दूसरी हम चर्चा करेंगे कौन पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए थे, या फिर हम देखेंगे पहला राज्यपाल कौन था, या राज्यपाल का पद कब सृजित हुआ था। ये जो समस्त बातें हैं, इन पर चर्चा हम अपने नेक्स्ट वीडियो राजस्थान के राज्यपाल में करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।